भर्ती होने जाने वक्त क्या मेडिकल कैसे किया जाता है और क्या सावधानियां रखें कि आप बतौर एक सैनिक, बतौर एक सैन्य अधिकारी अपने आप को वहां चयन करवा सकें। सेना में भर्ती होता है तो उनका मेडिकल भी होता है, बाकी जो चीज़ें हैं वो तो है ही हैं। तो जो मेडिकल होता है तो देखते हैं कि कोई फिजिकल डिसेबिलिटी तो नहीं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि नई पीढ़ी के जो बन रहे हैं वो प्रैक्टिस करने के लिए फौज को चुन रहे हैं या नहीं? फौज को बहुत से लोग छोड़ देते हैं बहुत से कारणों से। कुछ लोग जो है इसलिए क्योंकि उनको जो है लगता है कि पैसा कम है या फैसिलिटी कम है। कुछ लोग जो है बच्चों की पढ़ाई की वजह से छोड़। फौज में प्लास्टिक सर्जरी के बारे में बताइए, कितनी जरूरत है और क्या? फौज में प्लास्टिक सर्जरी असल में अगर आप देखिए तो मॉडर्न प्लास्टिक सर्जरी तो फौज से ही जो मेडिकल की जो पढ़ाई है खास करके तब की पढ़ाई और आज की पढ़ाई में क्या अंतर? मैं तो अंतर ये पाता हूँ कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आजकल बहुत कम है। उसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बेहतर थी और ज़्यादातर लड़के जो कि MSMD करके आते थे वो ज़्यादा थोरो होते थे। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप फेयर ऑब्जर्वर हिंदी देख रहे हैं। कर्नल IP सिंह हमारे साथ हैं। भारतीय सेना में सालों तक एक सीनियर सर्जन के तौर पे, बाद में स्पेशलिस्ट प्लास्टिक सर्जन के तौर पे सेवाएं दी है। आज बात करेंगे भारतीय सेना में मेडिकल सर्विस की, साथ ही बात करेंगे कि भर्ती होने जाने वक्त क्या मेडिकल कैसे किया जाता है और क्या सावधानियां रखें कि आप बतौर एक सैनिक, बतौर एक सैन्य अधिकारी अपने आप को वहां चयन करवा सकें। सर बहुत नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद जी। तो हम जानना चाहेंगे कि सेना में खास करके फिटनेस और इन चीजों को ध्यान दिया जाता है। क्या देखते हैं आप सिलेक्शन के वक्त, क्या चीजें देखते हैं एक बच्चे में जो सैनिक बनने आया है कि उसे चुनते वक्त बहुत सारी चीजें आप मेजर करते होंगे एज ए डॉक्टर, तो क्या देखते हैं बड़ी चीजें? तो जब सेना में भर्ती होता है तो उनका मेडिकल भी होता है, बाकी जो चीजें हैं जी बिल्कुल। तो जो मेडिकल होता है तो वो देखते हैं कि कोई फिजिकल डिसेबिलिटी तो नहीं है जी, और हियरिंग देखते हैं, विजन देखते हैं या बॉडी दांत देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। दांत तो सभी देख लिए जाते हैं जी। और पहले तो ये था कि इवन टैटू तक अगर बॉडी में है जी तो उनको रिजेक्ट कर देते थे। हाँ। लेकिन शायद वो सब वो नहीं है। लेकिन मेडिकल टेस्ट में ये देखते हैं प्राइमरीली कि खास तौर से कि साहब उसके अपेंडेजेस, हाथ पैर ठीक है, स्पाइन ठीक है, कहीं उसको कोई मुड़ा हुआ तो ऐसा है या फिर कुबड़ा नहीं है, टेढ़ा नहीं है, जिसको कि हम स्कोलियोसिस कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी जो है वो टेढ़ी हो जाए, और काइफोसिस की जो है झुका हुआ हो। तो वो सब चीजें चेक करते हैं। पैर देखते हैं कि पैर के घुटने जो है टकरा न रहे हों। हाँ, ये एक बड़ी चीज है, इससे मैं डिटेल में जानना बहुत ज्यादा डिस्टेंस भी ना हो। उसका एक स्टैंडर्ड है कि ये पैर के बीच में एक उंगली चली जाए आपकी, खड़े सीधे खड़े होने पे, जब स्ट्रेट खड़ा हो वो सीधे सीधे, तो थोड़ी सी डिस्टेंस रहनी चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा है एक लिमिट के बाद तो फिर उसके नी में प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। नी ज्वाइंट जो है वो खराब होंगे और फिर वो जो है भाग दौड़ नहीं पाएगा, पहाड़ों पे चढ़ना उतरना उसके लिए मुश्किल होगा। ये सब चीजें हैं। जी। तो जैसा आपने बताया टैटू वाली बात, टैटू कल्चर बन रहा है यूथ में, टैटू कल्चर बन गया है। आप आर्मी में रिजेक्ट कर देते हैं, मेडिकल में क्या कारण है टैटू वाले को रिजेक्ट करने? क्योंकि यूएस में ये है, समय तो रिजेक्ट करते थे, आज का हमको नहीं पता। हाँ नहीं, रिजेक्शन है अभी, पता नहीं क्या ये बच्चों को शायद नहीं। टैटू होने से क्या, एज ए डॉक्टर मैं पूछ रहा हूँ, टैटू बनवाने से शरीर पे नुकसान है? कुछ खास नहीं है, लेकिन उस समय के नाम यूएस के अंदर ब्लड नहीं लेते टैटू वाले का, ब्लड डोनेशन में मैंने ये सुना है, मुझे पढ़ा भी है मैंने। पता नहीं क्या था लेकिन उस समय ये था, क्योंकि ट्राइब्स में तो है, हमारे यहाँ जो आर्मी का सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें ट्राइब्स कोर जो है उनमें तो जरूर लेते हैं टैटू वालों को, क्योंकि उनके तो एक रूढ़ी है वो, बाकी को नहीं लेते अभी भी। वो तो पहले तो ब्लड वगैरह टेस्ट, वो आपका RH ग्रुप वगैरह देख लेते थे बस,
वो भी बाद में ही देखते थे, कोई पहले नहीं, जिसका मालूम है ठीक है नहीं है। अब आरएच फैक्टर जो है वो तो ऐसा है कि 4 ग्रुप मेजर हैं, वो तो एक एक हो गई, उससे किसी का रिजेक्शन और सिलेक्शन नहीं होता था जी। वो तो वो क्या कहते हैं, हमारे पुराने लोग बताते थे कि ऐसे देश जब आजाद हुआ था तो फौज में ज्यादा लोग थे नहीं, तो ऐसे 5-6 फुट का एक लाठी लेके लोग आते थे, पकड़ के बराबर जो आया उसको पकड़ के डाल देते थे। नहीं ये नहीं था, यहाँ तो ऐसा होता था राजस्थान में, तो वहां जाके ही पढ़ाते थे। ये सब ज्यादातर तो किंवदंतियां हैं, लेकिन अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले जो है वो स्टैंडर्ड कुछ और, राठौड़ी राज में अलग रहा होगा। उसके बाद स्टैंडर्ड बदलते गए, हाइट के भी, इन सब चीजों के, पढ़ाई के भी वगैरह। तो ये सब चीजें बदलती गई। जी बिल्कुल। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे टैटू वाली बात आपने बताई, अच्छा एक बात बताइए, आपने घुटनों वाला बताया, घुटने मिल रहे हैं तो दिक्कत क्या है वहां? तो घुटने मिल रहे हैं तो दिक्कत ये है कि वो जो है बहुत तेज नहीं भाग पाएगा। अच्छा, जिसके घुटने मिलते हैं, पे चढ़ने और उतरने में जो है वियर एंड टेयर ज्यादा होगा उसके घुटनों का, कुछ दिन बाद जो है वो घुटने की प्रॉब्लम वो डेवलप कर लेगा। अच्छा, क्योंकि फौजी जवान को हर टेरेन में रहने का जी हर तरह से अलर्ट है, सिलेक्शन के बाद वो कहीं भी जा सकता है, और यूनिट जाती हैं, पहाड़ों पे जाएंगी, प्लेन पे जाएंगी, बर्फ में जाएगी, बर्फ के एरिया जो है उनमें जाएंगी, तो ऊपर नीचे तो बहुत होता है। अगर आप इन पूरे अपने नॉर्दर्न बॉर्डर को आप देखिए तो कोई समतल जमीन तो है नहीं, सब ऊबड़ खाबड़ है, हर मीटर पे जो है वो है, तो उसमें जो है प्रॉब्लम होगी। वेयर एंड टियर जो है नी ज्वाइंट का बहुत जल्दी हो जाएगा। तो जैसे नी पास है तो भी गड़बड़ है और चौड़े हैं तो भी गड़बड़ है। क्या बोलते हैं इसको सर आप लोग? इसको वायरस और वेल्गस बोलते हैं जी। वायरस वो टकराएगा, वेल्गस बाहर है। ठीक है। तो एक सर मैं ये जानना चाहूंगा कि आप जैसे बता रहे हैं कि यह दिक्कत एज ए डॉक्टर पूछूंगा, एज आर्मी डॉक्टर नहीं, कि दिक्कत क्यों आती है बच्चों में, क्यों उनके घुटने मिलते हैं या क्यों नहीं? कुछ तो कंजेनिटल होता है, ज्यादातर। हाँ, जेनेटिक है ये, ज्यादातर ये जेनेटिक है, क्योंकि यंग बच्चे आते हैं तो उनमें वो नहीं है कि कुछ बैठने से, जो स्पाइन वाला है काइफोसिस हो सकता है, वो ठीक हो सकता है। हाँ, लेकिन स्कोलियोसिस नहीं होगा। स्कोलियोसिस होगा तो कंजेनिटल होगा या कोई बीमारी होगी। इनको कैसे ठीक किया जाए? क्योंकि जैसे मान लीजिए बहुत कम लोगों को पता है कि इस, लोगों को ये तो पता है कि इस कारण से नहीं लेते आर्मी में, बहुत सारे लोगों को, कई लोग बेचारे दौड़ते भागते परीक्षा पास कर लेते हैं, फिर वहां जाके आप कहते हो तेरे तो घुटने मिल रहे हैं। बिल्कुल सही आपने कहा, बिल्कुल सही। तो उसे जब पहले पता हो, रिजेक्ट होते हैं, उनको बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि सब चीज तो क्लियर कर गए वो, लेकिन मेडिकल फेल कर गए, अब वो अपील करते हैं। तो मैं सिलेक्शन प्रोसेस के उसके इनिशियल उसमें कभी नहीं रहा, लेकिन अपील में हमारे पास एमएच में जो आते हैं एमएच में आते थे, या मैं जब कमांड हॉस्पिटल में था, रुड़की में था, तो जो आरएमओ रिजेक्ट कर देता था, फिर वो अस्पताल में भेजते थे वो कि साहब इसको देखिए। कभी कभी जो है उनके साथ कोई सीनियर अफसर, उनका जान पहचानी है, वो आ जाते थे, वो रिक्वेस्ट करते थे कि देखो भाई देखिए कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो हम लोग बहुत ही मतलब इम्पार्शियल होके करते थे, क्योंकि अगर हम मतलब हमारे पास आया है और हम गड़बड़ करते हैं तो हम लायबल हैं डिसिप्लिनरी एक्शन पे। अगर वो कभी पकड़ा जाएगा, आप कमजोर फौजी चुनेंगे, आएगा कि आपने किया कैसे, जानबूझ के किया कैसे। अच्छा, 2021 में क्या चल सकता है? मतलब नहीं, 20-21 का सवाल नहीं होता, एक स्टैंडर्ड सेट है कि टकराना नहीं चाहिए। नहीं, इसके अलावा भी जैसे कई लोगों के हार्ट बीट का इश्यू होता है। हार्ट बीट में तो यह है कि हार्ट बीट का इश्यू ऐसा कुछ नहीं है स्पेसिफिक, जब तक कि हार्ट में कोई डिफेक्ट ही ना हो। अच्छा। या बीमारी ना हो, रिमेटिक हार्ट वगैरह हो, तो उसको माइनर मरमर है तो उसको आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो तो ऑलरेडी वाल्व उसका खराब है। वो बेचारा तो स्ट्रेन लायबिलिटी बन जाएगा फौज के लिए। हाँ सर, वो सस्टेन नहीं कर पाएगा जी, लाइफ को खतरा है उसकी। सर मैं वापस अपने सवाल पे आता हूँ कि जैसे मान लीजिए मेरे घुटने मिलते हैं या नहीं मिलते या चौड़े रहते हैं, तो एक
सामान्य माँ बाप क्या करे अपने बच्चे के लिए? भाई आप देखिए, जो व्यक्ति फौज में अनफिट हो रहा है, बाकी लाइफ में भी तो फिट रहे। मान लीजिए फौज में नहीं भी जाना चाहता, बिल्कुल हाँ नहीं, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है तो उसके घुटने इस तरह से नहीं हो, इसके लिए अगर जेनेटिक है तो बात दूसरी है, क्या कोई इलाज है? देखिए ऐसा है कि इलाज तो आप सर्जिकल करेक्शन करें तो वो ठीक नहीं है। सर्जिकल करोगे तो आप वैसे कर दोगे, ऑपरेशन हो रखा है पकड़ जाएगा वो। तो इसलिए इन सब चीजों का कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है। वेलगस और वेरस का इलाज तो नहीं है, सच पूछिए तो जी, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो यंग लड़का है, लड़की है, जो भी कुछ है वो ठीक नहीं है, वो हमेशा पकड़ा जाएगा। अच्छा, ये रीढ़ की हड्डी वाला जैसे झुके हुए लोग रहते हैं वो पोस्चरल जो है उसको करेक्शन, तो बचपन से ही उसको अपना पोस्चर ठीक से उसको यह है कि अगर वो खेले कूदे दौड़े भागे जी अच्छी तरह से, स्पोर्ट्स भी करता हो, तो उसको वैसे ही जरूरत नहीं होगी, वो स्ट्रेट ही रहेगा। तो ये नहीं होना चाहिए कि साहब झुक के और बिल्कुल यूं कुबड़ू होकर के आप कोई चीज पढ़ रहे हैं और वही पोस्चर आप 24 घंटे अपनाए हुए हैं, तो गड़बड़ हो जाएगा। झुके हुए लोग नहीं लेंगे, मिले हुए घुटने नहीं लेंगे, और कमजोर दिल वाले नहीं लेंगे। बहुत जरूरी है, क्योंकि स्ट्रेन है। हाँ बिल्कुल, उसको दौड़ना है, भागना है, 20 किलोमीटर का रन करना है, कभी कभी लॉन्ग रूट पे मार्च करना है, आपको पूरी रात भर चलना है, तो कैसे वो आदमी करेगा अगर फिजिकली फिट नहीं है तो? बिल्कुल सही बात है। और टाइम ऑफ वॉर में तो ये बराबर है कि आपको चलना ही है आगे। टाइम का कुछ पता भी नहीं है, कोई मतलब नहीं। 24 घंटे क्या 48 घंटे भी आपको हो सकता है कि रेस्ट न मिले। मैंने एक कैप्टन जोध सिंह का इंटरव्यू किया था, ही फॉट इन इटली एट सेकंड वर्ल्ड वॉर। हाँ, तो उन्होंने बताया कि हम 7 दिन लड़ते थे, और 7 दिन में हमें वापस भेज दिया जाता था पीछे, फिर हमें दूसरी कमांड आती थी, और फिर 7 दिन बाद हम वापस आते थे। तो मैंने कहा आप दिन रात लड़ते थे? तो बोले कोई शिफ्ट में लड़ाई थोड़ी होती है कि 8 घंटे ये गोली चलाएगा। वहां तो ये था। और मैंने कहा सोते कब थे? बोले जब गोलियां चलती है तो सोने का काम नहीं है। कोई सोने का काम नहीं, विंक ऑफ स्लीप नहीं होती। आप अंडर स्ट्रेस इतना होते हैं। ये देखिए, पुरानी एक सेइंग है, अंग्रेजी में है, वो हिंदी का अनुवाद भी मैं कर दूंगा, इफ यू डोंट किल द अदर बास्टर्ड ही विल किल यू। ओके, तो पता चलता है कि जो उस तरफ है आपका दुश्मन, आपको उसको मार गिराना है। अगर आपने उसको मार नहीं गिराया तो आप जाएंगे 100%। उसमें कोई वो नहीं है, मरो या मारो, मरो या मारो। बिल्कुल। तो उसमें तो ये है ना कि भाई हमको तो मारना है उसको, अगर मैंने नहीं मारा तो मैं मरूंगा। तो आपको अपनी जान की भी रक्षा करनी है। उस समय ये नहीं सोचना है कि अभी चलाएं नहीं चलाएं ना। हाँ, उनका कंटिन्यूअस मैं उनसे मिला था कैप्टन जोध सिंह से, लंबा मेरी बातचीत हुई थी फरवरी 2017 में। तो दैट टाइम ही वाज 98 ईयर ओल्ड। तो उन्होंने बताया कि मैं वहां लड़ते थे हम, तो मैंने कहा नींद क्या गोलियां यहाँ से निकलती थी, 7 रात नहीं सोते थे हम। बोले एक दिन मुझे पता चला कि मछली भी खाई जाती। नए गए थे हम, तो हम राजस्थान के डेजर्ट के रहने वाले, फिश देखने का मतलब खाने का कभी, और बहुत कम उम्र में हमें ले लिया था। तो हम यहाँ रहे कुछ दिन अजमेर में, ब्रिटिश आर्मी में थे, और हम चले गए सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ने। तो वहां एक हमें कोई मद्रासी कुक था हमारा, तो वो फिश बनाता था। तो वो बोला कि ठीक है, तो हम कहीं लड़ रहे थे, तो बोला तुम्हें फिश खिलाऊंगा। तो चोरी से मैं फिश खाने गया, और पीछे से मेरे ही बंकर पे बम गिरा, मेरा साथी मारा गया, और मैं चोरी करने के चक्कर में बच गया। ये होता है जी, बिल्कुल। तो ये ठीक है कि आप चयन का जो सिस्टम है उसमें मेडिकल एक अच्छा ऑपरेट, अगर कोई बच्चा हो रखा है, जैसे मान लीजिए उसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो गया। अपेंडिक्स का ऑपरेशन का तो कोई वो नहीं है कि ले लेते हैं, अपेंडिक्स ऑपरेशन हुआ है तो कोई वो नहीं, तो मेडिकली फिट रहेगा वो। ऐसा नहीं है कि उसको इस चीज के लिए रिजेक्ट कर दिया जाए। ये जरूर है कि थोड़ा इन्वेस्टिगेट करेंगे, कोई स्कार इधर उधर है ऐसी जगहों पे जहाँ की कुछ शक हो, तो फिर उसका मेडिकल थोड़ा थरो होगा जी। फिर सब चीज देखेंगे कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कहीं और चीज के लिए ऑपरेट तो नहीं हुआ है जी। बिल्कुल। तो मोस्टली क्या ध्यान रखना चाहिए मेडिकल जो आप लेते हैं, या कोई बच्चा एमएच में चला गया मिलिट्री हॉस्पिटल में, तो उसे टाइम मिलता है, कितने टाइम में सुधार लो, तो उस पर आप थोड़ा प्रकाश डालिए। नहीं, सुधारने के तो ये होता है कि
अगर पॉस्चरल है, मान लीजिए आप उसको बोलते हैं अच्छा सीधे खड़े हो तो काफी कुछ ठीक अगर नजर आ रहा है तो ठीक है, 6 वीक में फिर दोबारा रिव्यू हो सकता है। इस तरह का चीज होता है कभी कभी, लेकिन ऐसा होता नहीं। यूजुअली ये है कि या तो वो पास हो जाता है और या तो रिजेक्ट हो जाता है बेचारा। स्पार्टा, मैंने एक फिल्म देखी थी, 300 बहुत कम 300 मूवी देखी थी हॉलीवुड की। उसमें वो स्पार्टा जो राज्य था जहाँ के लियोनार्डिस थे, थर्मोपली और बैटल ऑफ थर्मोपली, तो वो कहते हैं कि हम बच्चा पैदा होते ही वो चेक करते थे कि ये लड़ने लायक नहीं है तो उसे मार देते थे वो लोग। तो फौज मारती तो नहीं है, लेकिन अगर आप लड़ने लायक नहीं है तो फिर आप घर जाइए, आप यू शुड जॉइन द सिविल, हम आपकी रक्षा करेंगे। बच्चे में जो बेसिक चीज यही है कि लड़ने लायक हो, बिल्कुल नहीं कि अब हम उसको सुधारेंगे और सुधार करके कहता आप सुधार लेंगे। कुछ चीजें ऐसी हैं जो सुधर ही नहीं सकती। जी बिल्कुल। जैसे स्कोलियोसिस अगर है तो या तो कंजेनिटली डिफॉर्म्ड है स्पाइन और या तो कोई बीमारी है, तो वो तो एक्सेप्टेबल किसी भी हालत में नहीं हो सकता। जी बिल्कुल। आर्मी में कई मेरे साथी हैं, वो बताते हैं कि जैसे कोई कमजोर व्यक्ति ट्रेनिंग के दौरान आता है तो उस्ताद ये कहता है सिफारिशी है क्या तुम? ये गाली लगती है वहां पे, बिल्कुल तो कमजोर नहीं चलता वहां, मतलब जी। ट्रेनिंग के दौरान न्यूट्रिशियस कैसे, बच्चे तो आते हैं गरीब परिवारों से, कमजोर होते हैं, तो अब तो खैर अग्निपथ है, आग की राह पे हैं सब लोग। तो पहले भी आते थे, लेकिन यही है ना कि उनको एक स्टैंडर्ड है कि इतना वेट से नीचे नहीं होना चाहिए, ओवर वेट नहीं होना चाहिए, ये सब चीजें। बॉडी मास इंडेक्स है आपकी एक पूरी, जो बॉडी मास इंडेक्स का स्टैंडर्ड था, उसके अंदर वो अगर फिट है तो बाकी फिजिकल डिसेबिलिटी अगर उसको नहीं है तो ठीक है। जी। आंख और कान जो है दुरुस्त होने चाहिए, कि उसको आवाज ठीक से सुननी चाहिए, विजन उसका ठीक होना चाहिए कि ग्लासेस। तो डॉक्टर साहब ने एक अच्छी चीज बताई है कि आप बचपन से ही अगर अपने बच्चों को सीधा बैठना और साथ ही अपने पोस्चर का ध्यान रखने को कहें, तो चूंकि फौज रिजेक्ट कर रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो है वो इग्नोर किया जा रहा है या आप कुछ गलत कर रहे हैं। फौज अगर आपको रिजेक्ट कर रही है मतलब आप फौज में काम करने लायक नहीं है। परंतु अगर हम अपने बच्चे का या अपना पोस्चर शुरू से ठीक रखें तो बाकी लाइफ भी तो अच्छी जाएगी। आप फौज में जाएं न जाएं, कोई जरूरी नहीं है कि आप फौज में ही रिजेक्ट हो, आप दूसरी जगह आपको ले रहे हैं, लेकिन आपके स्वास्थ्य की हानि तो है ही। बिल्कुल जी। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि कई जवान जो है वो ड्यूरिंग ट्रेनिंग इस तरह की उनके आ जाती है प्रॉब्लम, बाद में पता चलती है, आपने पास कर दिया, फिर क्या होता है? बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं, लेकिन कभी कभी होता होगा तो फिर उनको जो है घर ही भेज देते हैं लोग। अगर कोई मेजर चीज डिटेक्ट हो जाए तो उनको घर ही भेज देते हैं कि बस आप जो है फौज के लायक नहीं है। बाकी आप कुछ भी पढ़ लिख के आईएएस बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं, लेकिन फौज में लड़ना है आपको, चाहे आप सिपाही हो और चाहे अफसर हो। आपकी कमजोरी को फौज अपनी कमजोरी नहीं बनाएगा, ये बड़ी चीज है। तो कुछ लोगों को जो रिजेक्ट होते हैं उन्हें तो क्रूर लग सकती है बात, लेकिन आपके पास ऐसे रोते होंगे लोग या जब आप करते थे सर्विस? ऐसे मैं ज्यादातर तो मैं टर्शियरी हॉस्पिटल में ही रहा, तो इसलिए हमारे पास बहुत कम केसेस ऐसे आए जिनका के रिव्यू बोर्ड होता था हम लोगों के पास, तो बेचारे पहले ही छट जाते थे। जो आते थे उनको फिर थॉरली देखना पड़ता था कि भाई कोई चीज है तो नहीं, या किसी ने ऐसा तो नहीं लिख दिया कि ये विद इन दैट लिमिट हो, तो इसको पास करो, ये तो होता था। बिल्कुल। मिलिट्री में आपकी जो सर्विस है उसको लेके तो आप जैसे डॉक्टर एमबीबीएस आपने किया होगा, लखनऊ से आपने किया? एमबीबीएस किया, एमएस किया, तब ज्वाइन किया। ठीक है, एज ए सर्जन ही मैंने। हाँ, एज ए सर्जन आपने ज्वाइन किया। आपके बाद फिर जूनियर आपके अंडर आए होंगे जब आप सीनियर हो गए। तो कितना जो मेडिकल की जो पढ़ाई है खास करके तब की पढ़ाई और आज की पढ़ाई में डॉक्टर आपको मिलते होंगे, क्या अंतर पाते हैं? मैं तो अंतर ये पाता हूँ कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आजकल बहुत कम है। उसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बेहतर थी और ज्यादातर लड़के जो कि एमएसएमडी करके आते थे वो ज्यादा थोरो होते थे। अभी लोगों को आप सवाल पूछ लीजिए, थियरी के कुछ
तो ठीक है, लेकिन मरीज बिठा दीजिए और तब कहिए अभी देख करके इसको फौरन बताओ कि क्या करना है और क्या कर सकते हो अभी। तो आधे जो है गड़बड़ बता देंगे, हाथ खड़े कर देंगे। हाँ, हाथ खड़े नहीं कर देंगे, यूजुअली जो है गलत ही बोल जाएंगे कुछ ना कुछ, जो कि है नहीं, क्योंकि वो प्रैक्टिकली चीजों को देखते नहीं है और खुद नहीं हाथ से करते हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है। इवन ड्रेसिंग, आप छोटी सी चीज ले लीजिए, ड्रेसिंग है, मरीज का पार्ट प्रिपरेशन है, वो भी अब हमको दिख जाता है कि भाई इसने हाथ से करने को कसम खा ली है क्या, ये ठीक से काम नहीं करता है क्या। मतलब जो आपको एज ए डॉक्टर आपको करना है अपने हाथ से, खाली थियरी नहीं कि बस आपको कुछ बोल दिया जाए, आप तोते की तरह से बस बोल दें और उसके बाद मरीज जब हम बिठा लें तो आपके हाथ पैर फूल जाए या आप गलत डिसीजन ले लें। वो चीज अब ज्यादा देखने को मिल रही है। नहीं, पुराने जैसे आपके जो पढ़ाते थे, आपको मेडिकल पढ़ाते थे, किस टाइप के लोग होते थे डॉक्टर? सब एकदम या नहीं, उस समय देखिए, जैसे मैं बताऊं, मैं तो अपने कॉलेज की बात करूंगा, बाकी लोगों की बात करूंगा। उसमें ब्राइटेस्ट ऑफ ब्राइट जो है वो इंस्टीट्यूशंस में होते थे और वो मेडिकल कॉलेज में होते थे जी। जैसे अगर हमारे यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी ले लीजिए जिसमें मैं था, तो बड़े बड़े नाम थे जी, संकटारायण माथुर, बहुत बड़े नाम थे वो। और यही नहीं, वो मतलब कि वो लंदन जाते थे FRCS का इम्तहान लेने। He used to be examiner, and he was extraordinary brilliant man and a very good surgeon. तो हम लोगों के टाइम तो वो थे नहीं, लेकिन उनका मतलब एक जुमला था जो कि वार्ड बॉय बोलता था कि साहब, माथुर साहब का जमाना और था, उनके पेशाब का चिराग जलता था। क्या बात है। उनके गाड़ी का हार्न गेट पे बजता था तो यहाँ सन्नाटा हो जाता था, कोई आदमी इधर उधर हिलेगा नहीं, बोलेगा नहीं, और जो उन्होंने कह दिया वही आखिरी डायग्नोसिस होगी, चाहे जितना आप इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए, जो उन्होंने बोला वही होगा। तो ही वॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्जन एंड ए ब्रिलियंट मैन। मतलब उनका करियर आप देखिए तो वो था कि नेवर स्टूड सेकंड इन एनी एग्जाम एनीवेयर। इस तरह के लोग थे। अब नाम लेना शुरू कीजिए तो संकटारायण माथुर, SC मिश्रा, RV सिंह, प्रीतम दास, ताराचंद, अनंत चरण, PC दुबे, PN टंडन और RP शाही। मतलब आप नाम लेते चले जाइए और हर आदमी जो है अपने बैच का बेस्ट था। They were brilliant people। और ऐसे ऐसे सर्जन थे हमारे यहाँ, दुबे साहब एक थे, तो वो जो है इतने ब्राइट और इतने बढ़िया सर्जन थे कि मैं तो ये समझता हूँ कि उनसे बढ़िया सर्जन मैंने आज तक करियर में कहीं नहीं देखा जी, और कभी नहीं देखा जी। आप इसी से समझ लीजिए कि उनसे सर्जरी कराने के लिए एम्स के प्रोफेसर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर हेड सर्जरी के अपनी बेटी को लेके गए लखनऊ में, उन्होंने ऑपरेशन कराया। मेरी जगह आप कीजिए। बिल्कुल, ये देखिए आप, राजदान साहब थे वहाँ आगरा मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर है, वो अपनी सिस्टर का इलाज उन्होंने वहां करवाया, दुबे साहब से करवाया। अपने यहाँ अगर कोई और होता उनसे अच्छा तो करवा लेते। अब हमसे 2 बैच जूनियर लड़का, जो कि अब बहुत सीनियर तो रिटायर्ड हैं बहुत जमाने से, तो वो पता चला लंदन हॉस्पिटल में रजिस्ट्रार हो गए FRCS करके। तो वहां जो मैट्रन इन चीफ थी उसने पूछा कि ये कहाँ से हो, तो बोले मैं लखनऊ से, KGMC से। तो मैट्रन बोलती है कि ये वहां पे एक प्रकाश करके थे, तो बोले क्या प्रकाश चंद दुबे, PC दुबे? यस यस यस, आई हैव येट टू सी अ सर्जन लाइक हिम। अब आप इसी से उस आदमी की क्वालिटी देख लीजिए कि वो 55-60 साल की उम्र, चिराग वहां तक जल रहा था। वहां तक वैसा सर्जन नहीं देखा। तो ये गॉड गिफ्टेड लोग थे। नथिंग यूज्ड टू ब्लीड अंडर हिज नाइफ। हम लोग बोलते थे यार मुर्दे के ऊपर सर्जरी हो रही है क्या, ब्लड ही नहीं निकलता, एक स्ट्रोक में वो काटेंगे तो स्किन फैट फेशिया कट जाएगा, दूसरे में मतलब एनाटॉमिकल डिसेक्शन वाज गजब का, मतलब गॉड गिफ्ट थी उनको, मैं तो ये कहूंगा। थियरी की ही नहीं, मतलब थियरी में तो मास्टर थे ही, प्रैक्टिकल में भी मतलब गजब के सर्जन।
तो ये था कि अगर दुबे साहब ने हाथ खड़ा कर दिया तो कहीं कहीं कोई वो नहीं है, कंफर्म है टिकट, आरएससी में नहीं जाएगा फिर। इस तरह के टीचर्स हुआ करते थे जो थियरी वो, और वो स्पोर्टी भी थे। ब्यूटी ये थी कि टेनिस वेनिस भी खेलते थे और बढ़िया खेलते थे। तो वो टाइम और ही था। अब उस ग्रेड के टीचर साहब को, सॉरी टू से, मतलब मैं कहूंगा कि अब इस समय इम्पॉसिबल है। आपके पास इतने मेडिकल कॉलेज हो गए, आप कहाँ से लाएंगे? तब होता था कि बेस्ट ऑफ बेस्ट वहां ही रह गए और थे नहीं। तो ट्रेनिंग बड़ी ही, एक तरह से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बड़ी सॉलिड हो जाती थी हम लोग। वो पॉसिबल नहीं हर जिसको देखिए वहां पे मेडिकल कॉलेज है, मतलब बिल्कुल सही बात तो है। कहाँ से आप आजकल के डॉक्टर तो अब कई वहां से कर रहे हैं, रशिया अभी भी ठीक है, अभी भी बढ़िया है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मतलब अगर 10 बढ़िया हैं सर्जन मान लीजिए और 100 जो है इंस्टीट्यूशन आपने खोल दिया, तो क्या होगा? अब ये लोग कहते हैं ना हमारा जगह मेडिकल कॉलेज खोल देंगे, हर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में हम मेडिकल कॉलेज खोल देंगे। मेडिकल कॉलेज खाली खोलने से थोड़ी इम्प्रूव हो जाएगी क्वालिटी तो आपको सर्विस देनी पड़ेगी। सर्विस देनी पड़ेगी। अच्छा, हेल्थ एंड मेडिकल पे अगर अपन बात करें कि भारत में बहुत बड़ा बजट मेडिकल पे देते हैं, हेल्थ पे नहीं, तो ये विदेशों में अलग है मामला। वो टोटल जो हेल्थ एंड मेडिकल में से कई देश तो ऐसे जो 84% हेल्थ पे खर्च कर रहे हैं, 16% मेडिकल। यहाँ हेल्थ पे 4% होता है किसी किसी राज्य में और बाकी मेडिकल पे। तो बीमार ना हो इसके दिशा में ज्यादा प्रयास होते नजर नहीं आते। वो तो कुछ खास है ही नहीं। जब उसके लिए तो ये है ना कि आपका पोर्टेबल वाटर क्लीन हो, आपकी सड़कें साफ हो, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो आपके पास, हो, खेलने होने की सुविधा, जंगल हो, आपके जंगल हो, नदी नाले जो है वो साफ रहे। वो तो है नहीं, सड़क पे इतनी गंदगी है, कुत्ता है, बिल्ली है, आदमी है, सभी टट्टी कर रहे हो, पेशाब कर रहे हैं सड़क पे। भाई उनका भी तो मलमूत्र जो है वो सड़क पे है, आप उसी को पी रहे हो, खा रहे हो, तो आप वैसे ही बीमार पड़ोगे। सरकार इसकी तरफ तो, अब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई है, अब मैनेजमेंट जो है वो इसका आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। जी, तो आर्मी में जैसे इलाज का जो सिस्टम रहता है, अपने बात शुरू हुई सिलेक्शन प्रोसीजर से और उसके बाद अपन आए इलाज पे इलाज, तो डेडिकेशन ऑफ आर्मी डॉक्टर एंड डेडिकेशन ऑफ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, अदर गवर्नमेंट डॉक्टर, क्या अंतर पाते हैं? मेरे ख्याल में जो है आर्मी डॉक्टर ज्यादातर आपको मेजर हॉस्पिटल्स जो हैं उनमें जो है बिल्कुल फ्री एंड फ्रैंक ओपिनियन देंगे, क्योंकि उसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और वो जो है आपको गलत सलाह नॉर्मली नहीं देगा, क्योंकि उससे उसको कोई फायदा नहीं है। सिविल में ये है कि जरूरत से ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करेंगे या कोई चीज मिस करेंगे तो मिसलीड करेंगे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आर्मी वाले भी ये करवाते हैं कि साहब पहले एक्सरा, फिर सोनोग्राफी, फिर एमआरआई, फिर पैथोलॉजी? उनको तो ये है कि जो करना जरूरी है वो कर लेंगे, क्योंकि उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। अगर आप इंटाइटल्ड हैं, जवान है, जैसी है, अफसर है, तो सब चीजों के लिए इंटाइटल्ड है, उसके सारे इन्वेस्टिगेशन हो जाएंगे जितने होने चाहिए, जरूरी है, जो जरूरी है वो हो जाएंगे, जो जरूरी नहीं है उसको नहीं करेंगे। ये नहीं कि पैसा बनाने के लिए आप 25 और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और पैसा तो मिलना नहीं डॉक्टर को, उसको तो है ना, फाइनेंशियल गेन तो उसको हो नहीं रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल की स्थिति आपने देखी? कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन ये जरूर करूंगा कि एक्सपर्टीज तो वहां पे है, लेकिन उसके साथ साथ वो जो है कमर्शियल मामला है ना, तो डॉक्टरों को एक तरह से कोक्स किया जाता है कि साहब आप ज्यादा इन्वेस्टिगेशन कराइए तो ये होगा। कहीं कहीं किसी अस्पताल में तो यहाँ तक है कि आप एमआरआई कराएंगे तो इतना पैसा आपको दे दिया जाएगा, अगर आप मीडिएटर हैं, इस तरह की चीजें हैं कि इतना पैसा आपको मिलेगा। तो ये तो मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। सर अभी जो फौज है वो उसमें पर्याप्त डॉक्टर हैं या कमी? अभी तो फौज में पर्याप्त डॉक्टर हैं, लेकिन कमी तो रहेगी, क्योंकि देश इतना बड़ा है, इतना मतलब विशाल है, इतना फंड शायद नहीं है। तो नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि नई पीढ़ी के जो बन रहे हैं वो प्रैक्टिस करने के लिए फौज को चुन रहे हैं या नहीं चुन रहे? फौज को बहुत से लोग छोड़ देते हैं बहुत से कारणों से। कुछ लोग जो है इसलिए क्योंकि
उनको जो है लगता है कि पैसा कम है या फैसिलिटी कम है जी। कुछ लोग जो है बच्चों की पढ़ाई की वजह से छोड़ देंगे, कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं कि उसमें वो छोड़ देंगे। तो एक डॉक्टर ज्वाइन करता है तो किस रैंक पे ज्वाइन करता है सर वो? जो डॉक्टर ज्वाइन करता है वो नॉर्मली तो ये है कि फौज में अब अपना कॉलेज भी है, जो कि मतलब यह है कि 62 में ही उन्होंने शुरू किया था जी। तो FMC आर्म फोर्सेज मेडिकल कॉलेज करके, तो वहाँ के ग्रेजुएट वो लेते हैं और बाकी बाहर से जरूरत पड़ती है तो उनको ले लेते हैं। तो पहले तो ये था कि 50% जो है वो परमानेंट फौज के लिए ले लेते थे, तो उनकी पूरी पढ़ाई वढ़ाई सब जो है वो सरकार अपनी तरफ से बैन करती थी। और 50% का ये था कि साहब आप पढ़िए और उसके बाद आप चले जाइए, MBBS करके आप निकल जाइए, कहीं भी जाइए। धीरे धीरे उन्होंने उसको वो कर दिया कि 100% कर दो, क्योंकि बहुत से लोग जाने लगे। तो ये जो है चीज की, तो उससे जो है काफी उनको मिल जाते हैं लोग, उनको फर्दर फिर ट्रेन कर। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था किस पोस्ट पे, क्या उनको लेफ्टिनेंट लिया जाता है या मेजर लिया जाता है? MBBS सिंपल कोई गया तो? हाँ, नहीं, वो तो जो MBBS के बाद जाएगा वो सीधे जो है वो लेफ्टिनेंट ही ज्वाइन करेगा, फिर कप्तान हो जाएगा वो जी। इंटर्नशिप वगैरह कंप्लीट करके वो कप्तान हो जाएगा, कैप्टन का उसको वो मिल जाता है। किस रैंक तक प्रमोशन मिल जाता है? वो हाईएस्ट रैंक तो लेफ्टिनेंट जनरल है जी। आपके इसमें कोई रहे हैं साथी लेफ्टिनेंट जनरल इस मेडिकल कोर में? आप नहीं, हमारी एज हमसे बहुत जूनियर लोग लेफ्टिनेंट कर्नल लेफ्टिनेंट जनरल होकर रिटायर हो गए, ऐसी कोई बात नहीं, वो तो होते हैं सब। जी बिल्कुल। तो वो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हो जाती है? एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हो जाती है धीरे धीरे जो है वो मेजर जनरल के बाद तो नॉर्मली एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट ही हो जाती है। हाँ। आप कर्नल से रिटायर हो गए थे? हाँ। तो 23 साल आप प्रीमेच्योर ले लिया था। अच्छा। रिटायरमेंट जी। तो हमारा तो रीजन ये था कि साहब बच्चों की एजुकेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर था। मतलब मैं चाहता था कि ये अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ें और एक जगह रह के पढ़ें तो ज्यादा ठीक है, क्योंकि बहुत डिसरप्टेड जो है अगर आपकी लाइफ है, जो कि फौज में अनसर्टेन है। आज आप यहाँ पोस्टेड हैं, कल आप वहाँ पोस्टेड हैं, कभी टेम्पररी ड्यूटी, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो इस तरह का भी कुछ तो असर पड़ता ही है। तो अब मैं सर आता हूँ, आप जो काम करते थे प्लास्टिक सर्जन का, फौज में प्लास्टिक सर्जरी के बारे में बताइए, कितनी जरूरत है और क्या है ये? ना, फौज में प्लास्टिक सर्जरी असल में अगर आप देखिए तो मॉडर्न प्लास्टिक सर्जरी तो फौज से ही शुरू हुई। अच्छा। हाँ, ये फौज जो है, जो एंशिएंट इंडिया का अगर आप लीजिए तो जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री बोलती है, जहां तक मेरी जी मतलब मेरा ज्ञान है और जो कुछ मैंने पढ़ा है वो इंटरनेशनली एक्लेम्ड चीज में बोल रहा हूँ। पहला रिकॉर्डेड फिजिशियन हमारे महर्षि सुश्रुत थे, जो कि ईसा से करीब 800-900 साल पहले, बिल्कुल, उन्होंने यहाँ तक लिखा है, संस्कृत में है वो, कि ल्यूकीमिया के बारे में, ब्लड कैंसर के बारे में, ये रोग असाध्य है जी। उस जमाने में वो आदमी लिख के चला गया जी। आज भी कोई उसका 100% वो नहीं है कि हर तरह के ल्यूकीमिया को आप ट्रीट कर लें। आज तक हम उससे जूझ रहे हैं। और सबसे पहला रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन जिसने की शल्य चिकित्सक वो सुश्रुत थे, जिन्होंने कि 800 साल ईसा से पहले नाक बना दी, और पहले न्यूरोसर्जन भी वही थे। अच्छा। तो ये सोचिए आप, और ये रिकॉर्डेड फैक्ट है, जो कि वेस्टर्नर्स ने ही, ब्यूटी ये है कि वेस्टर्नर्स ने ही ढूंढ ढांड के हमको बताया कि भैया आपकी तो एंशिएंट हिस्ट्री ये है, हमारी एंशिएंट हिस्ट्री गजब रही ये है, तो हम उसको भूल गए। फिर आक्रामक आए, उन्होंने सारी चीजें डिस्ट्रॉय की, सारी किताबें सब कुछ जलाई फैलाई, ये वो जो कुछ हुआ सो हुआ, बीच में बहुत गड़बड़ हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो मॉडर्न प्लास्टिक सर्जरी शुरू हुई, उसके जो द फर्स्ट मैन टू स्टार्ट प्लास्टिक सर्जरी वाज ए न्यूजीलैंडर। ओके। तो उनके नाम पे अभी भी गिलीज, सर हेराल्ड गिलीज के नाम पे जो नेशनल ओरेशन होता है इंडिया में, उसके नाम पे होता है, और उसके नाम में दुनिया भर में होता है।
वो न्यूजीलैंड से लंदन गए और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जो वार कैजुअलिटी थी उनके ऊपर उन्होंने शुरू किया सर्जरी। तो इस तरह से जो है सर्जरी वहां से डेवलप होते 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 आज के स्टेज में आई। अच्छा, प्लास्टिक सर्जरी को प्लास्टिक सर्जरी क्यों कहते हैं? तो प्लास्टिक तो पहले प्लास्टिक यूज करते थे इसलिए प्लास्टिक सर्जरी। अच्छा, कैसे यूज करते हैं? जिसको बोलिए प्लास्टिक 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 सर्जरी एक मतलब प्लास्टिक से किसी को नाक कट गई तो प्लास्टिक की नाक लगा दी तो प्लास्टिक सर्जरी हो गई। मतलब उसके एक नाक लगा दिया आपने जिसको कि चिपका दें। तो इस तरह से लोगों के दिमाग में बैठ गया और ये नाम जो है चलते गए। अब प्लास्टिक यूज नहीं करते हम सर्जरी नहीं, अभी भी यूज करते हैं प्लास्टिक सर्जरी, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, वो चलता रहेगा। ये तो हिस्टोरिक चीज है। तो आपने बताया फौज इसकी जनक है। हाँ, बहुत सी चीजें आप देखिए, वही नहीं आप ये देखिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ क्या, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बीच में बहुत डेवलपमेंट हुआ सर्जरी का, स्पेशली प्लास्टिक रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी का। फ्लैप जो है वहीं से शुरू हुए सब, इधर उधर बॉडी डिसफिगर हो गई तो इधर का निकाल करके फ्लैप जो है उसको रोटेट करके घुमा फिरा करके इधर उधर आर्टरी वेन के साथ उसको काट पीट करके, मतलब उसकी फीडिंग आर्टरी और वेन इंटैक्ट ही रहेगी, उसको आसपास की एरिया में कवर कर सकते हैं। तो ये सब चीजें उसी समय डिस्कवर हुई और उसी समय प्रैक्टिस में आई। तो ये वार कैजुअलिटीज पे ही रियल कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन शुरू हुआ और चलता रहा, ग्रेजुअल चलता रहा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से शुरू हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फिर मेजर चेंजेस हो गए, जैसे थाई में कुंचर नेल पहली दफे जो है वो जर्मन पायलट जो है वो एलाइड फोर्सेस ने जब उसको नीचे गिराया वो मर गया पायलट, प्लेन शूट आउट कर दिया तो पायलट मर गया। तो उसको उन्होंने देखा कि ये क्या है, थाई में बहुत लंबा सा स्कार है। फिर क्या है, डिस्कवर करने की कोशिश की कि इस तरह का आदमी फौज में कैसे, पायलट कैसे था। तो देखा कि हड्डी जो है टूटी हुई थी उसकी, और उसके अंदर एक रॉड था ऊपर से नीचे तक, स्टेनलेस स्टील का रॉड। तो उस आदमी का नाम कुंचर था, जिसने जर्मन था वो, जिसने कि वो शुरू किया। तो अब आप देखिए हर जगह नेल प्लेट ये सब चल रहा है। पहला मतलब शख्स कौन था, फौजी था, और सर्जन कौन था, जर्मन सर्जन था, उसका नाम कुंचर, उसी के नाम पे कुंचर नेल पे पड़ा। अच्छा, इस तरह से हुआ। ऐसे ही जो है मतलब यह आर्टिफिशियल हैंड जो है, लोगों का हाथ कट गया, अब हाथ कट गया, एक फिंगर बची है, नहीं बची है, कुछ मसल्स बची है, तो उनको एक्सरसाइज करवा के बाकी मसल्स को डेवलप करके आर्टिफिशियल हैंड बनाए गए। साइंटिस्ट ने वो किया, सर्जन्स ने या साइंटिस्ट ने मिल करके, और वो आदमी एक हाथ उसका नहीं है, एक ही हाथ है, प्लेन उड़ा रहा है, वो भी फाइटर प्लेन। वो जब गिराए तो ये देखा गया कि ये क्या है भाई, एक हाथ है ही नहीं, प्लेन चला रहा है। तो इस तरह से जो है डेवलपमेंट हुआ। अच्छा। तो मेजर डेवलपमेंट जो है ये दो वार की वजह से हुए, फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार। और फिर ये देखिए, ये इंटरेस्टिंग ज्ञान ऐसे ही बढ़ता है, साइंस बिल्कुल आवश्यकता आविष्कार की जननी है। बिल्कुल। तो वही चीज हो जाती है कि अब ट्रेन पर्सनल कहाँ से आप लाएं, इतनी जल्दी आप पायलट तो पैदा नहीं कर देंगे एक दिन में, फाइटर पायलट। उन्हीं में से जो ठीक हो जाए, उसको ठीक ठाक करके से अगर ठीक हो गए, जल्दी ठीक हो गए, तो फिर वो उसी काम पे फिर लौट आएंगे और बहुत एफिशिएंटली करेंगे, क्योंकि वो तो एक्सपीरियंस है, मौत को टक से छू के आए हैं पहले से, तो वापस जा सकते हैं। तो इस तरह की चीजें हुई। जी बिल्कुल। तो आर्मी का मेडिकल कोर का इतिहास गजब का है। हाँ बिल्कुल। और बहुत कुछ जो मॉडर्न सर्जरी है जी, वो वार की वजह से डेवलप हुई है। बहुत कुछ वार में होती तो ये सब हम काफी देर हमको। एक्सीडेंट तो बहुत बाद में शुरू हुए, एक्सीडेंट तो बहुत बाद में। हाई वेलोसिटी जो है वीपन्स आ गए हैं। अब इवन अब गाड़ियां, एक जमाना था कि ये सोचा जाता था कि 40 किलोमीटर से ज्यादा कोई गाड़ी चल नहीं सकती। मतलब ये मैक्सिमम लिमिट ये लोग मान के चले, उस जमाने के जो डिस्कवरर थे या प्रोड्यूसर थे प्रोडक्शन में, तो उनका ये था कि साहब 40 किलोमीटर बस बहुत है, चाहे कहीं 40 मील कहीं 40 किलोमीटर, इससे ज्यादा गाड़ी नहीं चल सकती, भाई इतने चलाओ।
अब जो है आप 240 है क्या 340 है गाड़ियों पे है, क्या आप चला सकते हैं? यूरोप में जाइए, बहुत सी जगह हैं जहाँ की अगर 120 किलोमीटर पर आवर के नीचे आप चल ही नहीं सकते। 120 किलोमीटर इज द मिनिमम स्पीड ऑन दोज हाईवेज। और जब एक्सीडेंट होते हैं 15-20 गाड़ियां लड़ जाती हैं, वरना नहीं होते। महीनों नहीं होंगे, सालों नहीं होंगे, जब होंगे तो एक लाइन से फिर वो हिसाब किताब बराबर कर लेगा। तो इतनी तेजी में चल रहे हैं, सबके हाथ में कुछ के टूटेंगे कुछ। मेरी एक मैकेनिकल इंजीनियर से बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे पूछा कि गाड़ियों की स्पीड इसलिए नहीं बढ़ाई गई है कि गाड़ियों की टेक्नोलॉजी अच्छी हुई है, इसलिए भी नहीं बढ़ी कि रोडें अच्छी हो गई, इसलिए बढ़ाई है क्योंकि कंट्रोल अच्छा हो गया। इनका ये बात सही है। हाँ, बात सही, कंट्रोल अच्छा हो गया, लेकिन कंट्रोल की भी एक लिमिट है। एग्जैक्टली, मानव मन की एक लिमिट है। कितनी देर तक उस चिमटे को दबा के रखेंगे? चाहे आप जितना घुमाएं, लेकिन एक स्पीड के बियॉन्ड वो गाड़ी ऐसे घिसकते हुए चली जाएगी। 20 मीटर 30 मीटर 40 मीटर तक जा सकती है। कभी कभी तो आप बहुत जोर से लगाएंगे और पता चला कि गाड़ी उड़ गई। तो ये तो वो है ना। दूसरा एक मुझे ये भी लगता है कि वार वाउंडेड जो फौजी हैं उन पे आप कोई भी प्रैक्टिकल करेंगे तो बेचारे क्या ही ऑब्जेक्शन करेंगे। बाकी सिविल में तो अगर आप सर्जरी को प्रैक्टिकल करेंगे तो गला नहीं पकड़ लेंगे उनके परिवार वाले। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। जैसे आप देखिए लिप के रिपेयर का मैं बताऊं, मिलर टेक्निक है जिसमें कि जो पैदाइशी बच्चे जिनका वोट कटा हो, तो वो वियतनाम में पोस्ट हो गया, वो एज यंग सर्जन एज कैप्टन फौज में चला गया वो सर्जन। अब वो चला गया तो राल्फ बेलार्ड जूनियर, उनके बाप का नाम शायद ऐसे ही कुछ रहा होगा, तो जूनियर करके। तो वो रोज सोचता था अपना, जब सोता था कि इस तरह से जो है वोट कटे हुए हैं, पुरानी टेक्निक टेनिसन के नाम पे थी, टेनिसन में स्कार आ जाता है, बहुत अच्छा नहीं लगता है, इसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, क्या किया जाए कि जो है काफी कुछ ठीक लगे और नाक और ओठ जो है वो से देखने में लगे नॉर्मल ही है। तो वो रोज सोचता रहा, फिर एक दिन उसको आइडिया आया अपना। रोज वो एक पेंसिल और उसके पास एक और वो था तो स्लेट टाइप चीज, उस पर रोज जो है अपना खींच करके बनाता रहता था, अपने सोच करके कि ऐसा करें ऐसा करें। एक दिन उसको एक वोट कटा हुआ बच्चा कंजेनिटल इसका कि वोट नहीं मिला हुआ है, वो खेतों में ऐसे ही राइस फील्ड में घूमता हुआ मिल गया। अब आप देखिए उस आदमी का मतलब वो इतना एक तरह से इतना एब्जॉर्ब हो गया था उसमें कि मुझे कुछ करना ही है, कि उसने इस बच्चे को लेसून करके पकड़ करके अपनी जीप में डाल लिया और लेके भाग गया अस्पताल। अच्छा, हाँ, पता चला बच्चा गायब, उसके फैमिली को बच्चे का अता पता नहीं, ले गया। फिर उसको उसने एनेस्थेटिस्ट को बोला कि किसी तरह से तुम एनेस्थीसिया दो। हालांकि अगर आप वैसे देखें तो अनएथिकल चीज, अनएथिकल इल्लीगल है, इल्लीगल क्राइम। लेकिन उसने इतना जुनून था उसको कि उसने ये रिस्क ले लिया। और ये सब रिस्क लेते हैं ऐसे लोग जो हैं वो, जिनको आप आधा पागल बोल दें, लेकिन दे आर डिस्कवरर्स। दुनिया बदलते हैं वो। फिर पता चला कि उन्होंने उसको एनेस्थीसिया दिया और उसने ऑपरेट कर दिया। अब वो उसने जो है रिपेयर कर दिया लिप। अच्छा, तो रिपेयर हो गया तो ठीक दिख रहा है, नॉर्मल दिख रहा है। जब वो 2 हफ्ते 3 हफ्ते कुछ गुजर गए तो लेके गया वापस, वापस पूछ करके कि तेरा घर कहाँ है। और जब ले गया तो उसके पेरेंट्स ने रिफ्यूज कर दिया, ये तो मेरे बच्चे ही नहीं है, हमारा तो वोट कटा वाला। तो उस बच्चे ने जब बोलना शुरू किया तो वो सब चौंक गए कि ये क्या हो गया, ये तो बड़े आश्चर्य की चीज है। तो वो आप देखिए कि किस तरह से जो है इस तरह की चीजें होती हैं। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, आप सर्जरी में प्रैक्टिकल अगर सिविलियंस पे करेंगे तो कूट लेंगे डॉक्टरों को। यही है, आर्मी वाले बेचारे वो मौत के मुंह में आ रहे हैं, तो आप कुछ भी कर लो। तो लेकिन उससे समाज का भला हुआ। इंटेंट जो है वो अच्छा वो लोगों का होता है जो ऐसे लोग करते हैं। और यूजुअली जो है आप देखें कि ऐसे जो डिस्कवरर्स हैं वो फेल बहुत कम हुए हैं, क्योंकि वो बहुत सोचते हैं तब वो करते हैं और फिर वो खुद रिस्क लेते हैं बड़ा। बिल्कुल। जैसे ह्यूमन एनाटॉमी को आप देखिए तो कैसे जो है डिसेक्शन शुरू हुआ बॉडी पार्ट्स का, बताइए। आपको आश्चर्य होगा कि कुछ लोग थे जो कि लंदन में जो आदमी मर जाता था तो लोग उसको
दफना देते हैं वहां पे, जलाते तो है नहीं। जी बिल्कुल। क्रिश्चियन और मुस्लिम्स ने जलाते नहीं, तो जाते थे और उनको दफना देते थे। तो वो उस जो फ्यूनरल पार्टी जा रही है उसके पीछे चले जाते थे, वो भी मातम मनाते। अच्छा, वो थे क्या, सर्जन्स थे। ओके। हाँ, उनसे कोई मतलब नहीं, लेकिन उनके पीछे लग रो रहे हैं। वो भी रोते गाते तो नहीं होंगे, लेकिन वो मतलब चले जा रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ पे गाड़ा जा रहा है। अब वो कुछ मार्क करके धीरे से वापस आ जाते थे। अब वो जाते थे रात के अंधेरे में, फिर जाएंगे जब बिल्कुल डार्क है, सुनसान है, कोई नहीं देखने वाला है, तो चुपचाप जाएंगे, उस जगह को खोद डालेंगे और उस मुर्दे को वहां से निकाल लेंगे। हाँ, और ले करके उसको किसी लोनली जगह पे ले जाके अपने उसको चीड़ फाड़ के देखेंगे। मुर्दा है, क्या बीमारी थी, क्या नहीं, बीमारी नहीं, बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है। बाकी तो कौन दे अपना मुर्दा। उस जमाने में, आजकल तो देह दान करते हैं लोग और बॉडीज मिल जाती है, फिर भी उसका डिसेक्शन नहीं होता, बहुत कम होता है। हम लोगों के टाइम पे तो होता था, जो हम लोगों के टाइम पे तो सचमुच डिसेक्शन होता था। आजकल तो वो फैसिलिटी अब नहीं रह गई है। अब तो जो है पुतले बना करके उसमें सब बना है, उसको जो है डिसेक्शन सो कॉल, क्या आप एक तरह से किताब के पर्चे की तरह से खोलते जाइए और देखते जाइए, पढ़ते जाइए। लेकिन जो रियल वो था कि आप सचमुच स्किन काटते हैं, फैट काटते हैं, फेशियल काटते हैं और फिर आप देखते हैं मसल्स है, नर्व है, आर्टरी है, वेन है, ये सब चीजें अब नहीं है। अब तो कंप्यूटर में दिख रहा है। हाँ, अब जो है कंप्यूटर जनरेटेड है या मॉडल्स बने हुए हैं, उन पे जो है एनाटॉमी पढ़ाई जाती है, वो बुरा नहीं है। लेकिन ये है कि अब ये चीज अब है नहीं, ज्ञान संवेदनापूर्ण नहीं आ रहा है, बस इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो ये इस तरह से शुरुआत हुई, इस तरह से वो एनाटॉमी जो है डेवलप हुई और बॉडी स्ट्रक्चर को लेयर बाय लेयर फाड़ करके देख करके और फिर लोगों ने डॉक्यूमेंट किया, ये सब किया। तो ये तो हिस्ट्री है, मेडिकल हिस्ट्री है, अगर आप जाइए तो काफी इंटरेस्टिंग है। जी, जैसे और कोई बात आप बताना चाहें तो। और तो चीजें जैसे यह है कि ज्यादातर डिस्कवरीज जो हैं वो कुछ तो एक्सीडेंटल हैं जी, कुछ जो है लोगों ने के दिमाग में कुछ आया, उन्होंने किया, जुनूनी लोगों ने। हाँ, लेकिन ये सब ज्यादातर डिस्कवरी जो है वो जुनून वाले लोगों ने किया है, जिनको कि जुनून हो उस चीज का, कि उनको जिज्ञासा हो कि वो जो है उसको देखें, समझें और करें। बिल्कुल। तो ये तो मेडिकल और साइंस के साथ यही हुआ कि न्यूटन ने सेब गिरते हुए देखा, या जगदीश चंद्र बसु ने वो पता किया पेड़ पौधों में जीवन है। आप देखें तो यही है कि एक्सीडेंटल वाली बात भी है कि उन्होंने जो यंत्र बनाया था जीवन, उसका पेटेंट नहीं कराया जगदीश चंद्र बसु ने। तो वो यंत्र अपने आप, मतलब वो एक भी बड़ी डिस्कवरी थी। तो इस तरह की चीजें होती रही हैं जी। तो साइंस में ये सब चीजें, विज्ञान तो डेवलप ही ऐसे ही हुआ कि क्यूरियस माइंड ने जो है उस चीज को सोचना शुरू किया, फिर उसके बाद उस समय वो सब चीजें मतलब गलत और क्राइम समझी जाती थी। अब मुर्दे को उखाड़ना, बिना अनुमति, तो आज भी क्राइम है बिना अनुमति। और उस जमाने में तो फिर उनको मार देते, अगर पता लग जाता तो साफ। लेकिन रिस्क लिया लोगों ने, और उस रिस्क लेने पे अब जिंदगियां बचने लगी हैं लोगों। तो इस तरह की चीजें लोग करते हैं, तो ये सब काम जुनून वाले ही करते हैं कि ये भी ट्राई करो, वो भी ट्राई करो, कुछ भी करो, लेकिन ये ठीक होना चाहिए। कैसे हो तो उसको समझने की कोशिश करो। अच्छा, जब आप आर्मी में सर्जरी वगैरह करते थे, कोई डिसेबल हो जाता था तो फिर क्या भावनात्मक ट्रीटमेंट क्या रहता था उसके प्रति? किसी का पैर काटना पड़ा, हाथ काटने पड़े? तो भावनात्मक कुछ खास नहीं रहता है, ये है कि भाई ये मस्ट है तो करना ही है। पहले उसकी ओर से कोई जैसा आप मेरा मत काटिए या ऐसा थोड़ी रहता, वो तो कहता होगा जिंदगी बचाओ। नहीं, वो तो जिंदगी बचाने की सबसे पहली चीज क्या है, प्रायोरिटी ये है कि पहले तो लाइफ बचाओ, फिर लिम्ब बचाओ जी, और फिर उसके बाद जितना बेहतर उसको इलाज दे सको आप, वो ये सोच के चलो कि मैं हूँ टेबल पे या मैं बैटल ग्राउंड में हूँ, मैं इंजर्ड हूँ, मेरे तो क्या होना चाहिए, इलाज मेरे साथ क्या होना चाहिए। अगर ये आप सोच के चलेंगे तो हमेशा रिजल्ट अच्छा होगा। ये मत सोचिए कि मरीज है, ये सोचिए कि मैं हूँ,
बड़ी बात। तो हमेशा जो है वो आप सही डिसीजन लेंगे जी, और सही डायरेक्शन पे जाएंगे। तो एक डॉक्टर और खास करके सेना का डॉक्टर क्या सोचता है, बहुत सारी अच्छी बातें डॉक्टर इंद्रपति सिंह जी ने बताई। आप भारतीय सेना में करीब 22 साल तक सेवा में रहे। 1971 का युद्ध की विभीषिका आपने देखी, आपने देखा कि किस तरह से जवान आते हैं इलाज के लिए, और 72 घंटे तक इन्होंने ऑपरेट किया था, एज ए सर्जन इन्होंने ज्वाइन किया था 1971 के दौरान, और फिर 93 तक आप सर्विस में रहे। बहुत सारे आपके अनुभव रहे, कई अनुभवों से आपने हमें लाभान्वित कराया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि डॉक्टर साहब जो हैं वो भारतीय सेना में एज ए कर्नल से रिटायर हुए आप, और आप भर्ती एज ए लेफ्टिनेंट हुए थे। नहीं, कैप्टन, एज ए कैप्टन आप भर्ती हुए थे, और अच्छी एक सर्विस रही। तो कौन सी बात आपको अच्छी लगी और कौन सी बात आप अगले वीडियो के लिए पूछना चाहते हैं, हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।